दोस्तों नमस्कार। मैं आज पुनः आपके बीच में इकोनॉमिक्स के ही सेक्शन को लेकर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला क्लास था इकोनॉमिक्स को लेकर वह अवमूल्यन को लेकर था और हमने कल बताया था कि अवमूल्यन के अंतर्गत कैसे किसी देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, निवेश पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, वस्तुएं कैसे सस्ती और महंगी हो जाती है, क्यों सरकारें जानबूझकर अपने मुद्रा के मूल्य को घटाती है। और इस तरह के इफेक्ट को लेकर मैंने कल आपकी क्लास जो पढ़ाई थी उसमें हमने भारत की सरकारों द्वारा 3 बार लगातार अवमूल्यन करने की परिस्थितियों को हमने समझाया था। हालांकि मैं उसी इकोनॉमिक्स के एक समझ को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंतर्गत आज विमुद्रीकरण को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों विमुद्रीकरण एक ऐसी परिस्थिति है जो सरकारों के सामने मजबूरी बनकर खड़ी होती है और सरकार न चाहते हुए भी उसको करनी पड़ती है। तो फिर विमुद्रीकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या है और इकोनॉमिक्स में इसका प्रभाव क्या है। दोस्तों मैं बता दूं कि विमुद्रीकरण आपके सामने जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, इसके अंतर्गत विमुद्रीकरण को डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और भारत में अब तक कितने बार हुआ है, यह भी आपके समझने के योग्य आज का क्लास होगा। और आज की क्लास में मैंने पहले परिभाषा लिखा है, डिफिनेशन लिखा है कि विमुद्रीकरण का डिफिनेशन क्या होता है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखेंगे देश में नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में जाली नोट, यहां आप देख सकते हैं जाली नोट, भ्रष्टाचार और काला धन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण जब उस देश की सरकार पुरानी नोटों को बंद कर नई नोट जारी करती है तो उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। दोस्तों मैं एक बार और पुनः आपके सामने रिपीट कर दूं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश की सरकार द्वारा पुरानी नोटों को बंद कर दिया जाता है तथा उसके जगह पर नई नोट जारी कर दिया जाता है तो उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। और विमुद्रीकरण सामान्य तौर पर तभी किया जाता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी जाली नोटों की संख्या बढ़ जाती है जिससे कि जाली नोटों से ही उस देश में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था काम करने लगती है, जो देश के लिए घातक होता है, देश की इकोनॉमिक्स के लिए घातक होता है। इस परिस्थिति को देखते हुए या जब मुद्रा, जो पुरानी मुद्रा है, वह इतने अनयूजेबल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करने लगते हैं, पुरानी नोटों के जैसा बहुत सारे नोट, जाली नोट मार्केट में चलने लगता है तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उसी को लेकर उस देश की सरकार उस पुरानी नोटों को बंद कर देती है और वहां पे नई नोट जारी कर देती है। दोस्तों जब पुरानी नोट बंद हो जाते हैं तो जितने लोग ब्लैक मनी के रूप में सरकार के नजर से छुपाकर या फिर जाली नोटों को छापकर अपने इस पैसे का सर्कुलेशन कराते हैं, वो सारा का सारा रुपया एक सेकंड में ही बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है उनका पैसा, क्योंकि वो जाली नोट है, वो सरकार से ले नहीं सकते हैं, उसके बदले में वह काला धन छुपा कर रखे हैं तो सरकार के सामने दिखा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा का पूरा वो पैसा बेकार हो जाता है और उसके जगह पर नई पैसे, नई नोट मार्केट में सर्कुलेट करने लगती है, जारी हो जाता है। तो दोस्तों ये परिस्थितियां सामान्य तौर पर क्यों उत्पन्न होती है, ये आपने जानने का प्रयास किया। आपको याद होगा कि हमारे वहां 2016 से पहले, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, 8 नवंबर सन 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे आकर और एक अभिभाषण किए, देश के नाम पर संबोधन किए और उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद हमारे देश के सभी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट लीगल टेंडर बंद कर दिए जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे। और जैसे ये घटना पूरे देश में फैली, देश में एक
पहली बार ऐसी घटना जिसमें लगभग 85% तक के करेंसी नोटों को बंद किया गया और उसके जगह पर नई नोट जारी करने की बात कही गई थी। दोस्तों, उस समय की आरबीआई का रिपोर्ट है कि 16.42 लाख करोड़ रुपए भारत में सर्कुलेट कर रहे थे, उसी से भारत की इकोनॉमिक्स चल रही थी, जिसमें से 500 और 1000 रुपए की नोटों की जो मात्रा थी वो 14.18 लाख करोड़ रुपए की थी और इसी नोट को बंद करना था। अर्थात आप समझ सकते हैं कि लगभग संपूर्ण बंदी थी। 85% से अधिक कीमत के रुपए को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर नए रुपयों को जारी किया गया। दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था में रुपए की कमी होती है तो सरकार उसी तरह की नए रुपए छाप देती है, उसको कहते हैं रुपए का छापना। बार बार रुपए की छपाई करके देश की अर्थव्यवस्था में घटती मनी के डिमांड को पूरी किया जाता है, बढ़ती हुई मनी के डिमांड को पूरी किया जाता है और घटती हुई पैसे के जगह पर और अधिक पैसा लाया जाता है। तो दोस्तों, आप लगातार नए मनी छापेंगे, लगातार अधिक मनी छापेंगे तो अधिक मनी छापने से भी उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। और मैं बता दूं कि आपके सामने दो बुक यहां लिखा हुआ है, एक का नाम है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था और दूसरे पुस्तक का नाम है रुपए की समस्या और उनका उद्भव तथा समाधान। ये दो पुस्तक अंबेडकर जी की पुस्तक है, भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दोनों पुस्तक में अंबेडकर जी ने कहा है कि सरकार को अपने पैसे की डिमांड, भारी डिमांड को देखते हुए बार बार रुपए को छापना हानिकारक होता है। मतलब कि नए पुराने रुपए के जैसा ही और रुपया छाप दीजिए, यह हानिकारक होता है। उससे अच्छा यह हो कि हर 10 वर्ष पर सरकार पुरानी नोटों को बंद करके नई नोटों का चलन शुरू कर दे। वह देश ज्यादा स्वच्छ देश होता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देश होता है और ज्यादा इकोनॉमिकल रूप में ग्रोथ करने वाला देश होता है। दोस्त, मुझे नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचकर इतने बेहतर और इतने बड़े निर्णय को लिया था, किसकी पुस्तक और किसके सलाह से यह काम किया था, लेकिन हम सबको खुशी इस बात की है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी को गलत नहीं माना था और प्रधानमंत्री के निर्णय को गलत निर्णय नहीं साबित किया था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह नोटबंदी एक समस्या का समाधान है, जो समस्या बहुत बड़े लेवल पर काम करने लगती है। आपको पता होगा कि कश्मीर के हिस्सों में उस समय पत्थरबाज नाम के युवाओं का एक दल हुआ करता था। जब भारतीय सेनाओं पर लगातार पत्थर मारते थे और लोग बताते थे कि एक पत्थर मारने पर 500 रुपया मिलते थे। दोस्तों, इसी तरह से हमारे वहां नक्सलवादियों का प्रभाव इतना बढ़ गया था पुराने नोटों के प्रभाव से कि नक्सलाइड परिस्थितियां हमारे वहां लगातार विकसित होती जा रही थी। दोस्तों, पुराने नोटों के दम पर पाकिस्तान भी हमारे देश को और पड़ोसी हमारे दुश्मन देश भी हमारे देश को प्रभावित करने का प्रयास करते थे, हमारी इकोनॉमिक्स को चौपट करने का काम करते थे। दोस्तों, हमारे देश के ही भीतर देश विरोधी तत्व जो उस नोटों का उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम करता था, यह सभी कार्य एक बाएक समाप्ति की तरफ बढ़ गए। पत्थरबाज बंद हो गया, नक्सलाइट परिस्थितियां कम होने लगी, देश विरोधी लोग देश विरोध में काम कम कर दिया तो देश छोड़कर भाग गए। मुझे नहीं मालूम कि इस देश से लाभ इकोनॉमिकल रूप में किसी को हुआ कि नहीं, गरीबों को नुकसान हुआ, अमीरों को फायदा हुआ। इससे मैं इतर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इससे कम से कम देश में देश विरोधी तत्वों पर अंकुश जरूर लगा है। तो दोस्तों, यह विमुद्रीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार की अर्थव्यवस्था को विमुद्रीकरण मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक देश में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था काम करने लगती है। एक तो दोस्तों सरकारी अर्थव्यवस्था होती है, यहां लिख दे रहा हूं, सरकारी अर्थव्यवस्था
इसको सरकारी अर्थव्यवस्था में इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से सरकार के निगाह में हो, सरकार के पहुंच में हो, कितना पैसा से खरीदारी हो रही है, कितना पैसे से विक्रय हो रहे हैं, कितना लाभ हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स लिए जा रहे हैं, कितना टैक्स दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ सरकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था उसी तरह के पुरानी नोटों को जाली नोटों में परिवर्तित करके, जाली नोटों की छपाई करके, ब्लैक मनी के द्वारा जो सरकार की निगाह में वो पैसे नहीं रहते हैं, वो खरीदारी, वो टैक्स, वो इत्यादि सरकार के निगाह में नहीं रहते हैं, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था काम करती है जिसको हम लोग सरकारी अर्थव्यवस्था के बजाय उसको हम फर्जी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि देश विरोधी अर्थव्यवस्था, इसको मैं देश विरोधी अर्थव्यवस्था का नाम दे रहा हूं। यह उसी देश में काम करती है जिस देश में ऐसी घटना पुरानी नोटों को चला दिया जाता है। अब सोचिए कि आप 500 रुपए के अपने मनी से कोई चीज खरीदने जाते हैं और यह व्यक्ति भी 500 रुपए ले जाता है और कोई चीज खरीद देता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसके 500 रुपए से खरीदी गई चीज से उस देश को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 500 रुपया जाली नोट है। उस 500 रुपए की जाली नोट से आगे के चल के वह अर्थव्यवस्था रुक जाती है, या उस दुकानदार को नुकसान हो जाता है, या उससे आगे चलकर वो पकड़ में आ जाती है और ये पता चलता है कि ये जाली नोट है, और इस तरह से वह लेने वाला देने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार होता है और उस अर्थव्यवस्था में भी इस रुपये का कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन आप तो सही रुपया देकर खरीदारी कर रहे हैं, आपके खरीदारी पर टैक्स जा रहा है, आपके खरीदारी से आगे तक के सर्कुलेशन चल रहे हैं और रुपए का सर्कुलेशन सही दिशा में चल रहा है। तो जब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था इतनी अधिक बढ़ जाए कि इस अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ने लगे, तो यह माना जाता है कि इस अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह जो सही नोट है उसको बंद कर दिया जाता है और उसके जगह पर दूसरे डिजाइन और दूसरे प्रकार की नोट को चला दिया जाता है। जब सीधे सीधे यह नोट बर्बाद हो जाते हैं और यह पुराने नोट को लोग नहीं लेते हैं, तो फिर यह अर्थव्यवस्था जो देश विरोधी अर्थव्यवस्था है उसका समापन हो जाता है, उसका अंत हो जाता है और सही अर्थव्यवस्था पुनः एक देश में या उस देश में आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही विमुद्रीकरण है जिसमें गलत नोट, यह सही नोटों की अर्थव्यवस्था का सही मुद्रा की अर्थव्यवस्था है, यह गलत मुद्रा की अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए नुकसानदायक है और यह अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए फायदेमंद है। जब यह अर्थव्यवस्था उस देश में विकसित होगी तब वह देश कमजोर होगा, तब वह देश हानि में रहेगा, नुकसान में रहेगा, तब उस देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए सामान्य तौर पर पुरानी नोटों को बंद कर देनी चाहिए और नई नोटों को समय समय पर जारी करनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि और आप बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत में अब तक यह कितने बार हुआ है। तो सामान्य तौर पर तो एक ही बार माना जाता है कि 8 नवंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोटबंदी की जो फैसले लिए गए थे, देश में सही विमुद्रीकरण वही माना जाता है। लेकिन सन 1978 में चौथे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने भी एक बार 1000 और 5000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। ध्यान रखेंगे, उसके जगह पर नई नोट नहीं चलन में रखे थे, वह नोटों को बंद कर दिए थे। और विमुद्रीकरण का सही अर्थ ये होता है कि पुरानी नोटों को बंद करके नई नोटों को जारी किया जाए। लेकिन उस समय उन्होंने इस प्रकार की नोटों को बंद कर दिया था। उसे भी कभी कभी विमुद्रीकरण की श्रेणी में रखते हुए हम लोग 2 बार नोटबंदी की परिस्थितियों को देखते हैं या विमुद्रीकरण की परिस्थितियों को देखते हैं। एक पहला जो था 1978 में चौथे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया था। हालांकि ये भी गुजरात से ही बिलोंग करते थे, आप यह भी जान सकते हैं। और एक 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोटबंदी किया गया था और वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये संयोग ही ऐसा है कि एक चौथे प्रधानमंत्री हैं, एक 14वें प्रधानमंत्री हैं, दोनों लोग गुजरात के हैं, दोनों लोग नोटबंदी किया था। दोनों लोगों के फैसले से देश का लाभ निश्चित तौर पर दिख रहा है।
तो मैं बता दूं कि यह विमुद्रीकरण है और विमुद्रीकरण को समझकर आप निश्चित तौर पर जान गए होंगे कि विमुद्रीकरण क्यों होता है, विमुद्रीकरण से लाभ क्या होता है, विमुद्रीकरण से हानि क्या होता है। तो दोस्तों अगर हानि के रूप में हम आपको बताने का प्रयास करूं तो इससे हानि होती है कि गरीबों के पास से तात्कालिक तौर पर पैसे नहीं हो पाते हैं, जिससे गरीबों की छोटी मोटी अर्थव्यवस्था डंप कर जाती है। दोस्तों इसमें बड़े व्यवसायी लोगों की भी अर्थव्यवस्था कुछ दिनों के लिए डंप कर जाती है, जिससे उनकी कमाई और उनके पैसे के परिस्थितियों में एक तरह से संकट आ जाता है, पैसे का सर्कुलेशन में संकट आ जाता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। लेकिन लॉन्ग टाइम हर किसी की अर्थव्यवस्था को फायदा ही माना जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा ही माना जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास आपके विमुद्रीकरण पर रहा था। विमुद्रीकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर हमें प्रश्न पूछिए, कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर किसी प्रकार से विमुद्रीकरण को समझने में कोई अगर समस्या आपको लॉन्ग टाइम भी परिस्थितियां बनेंगी तो आप हमारे वीडियो को देखकर निश्चित तौर पर हमें कमेंट करते रहिएगा। हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क साधिएगा या हमारी कोचिंग जो जीएस पॉइंट करके गोरखपुर के जीडी टावर में चौथे फ्लोर पर है, वहां भी आपका स्वागत रहेगा अगर आप आकर पूछना चाहते हैं या कंसल्ट करके मिलना चाहते हैं। दोस्तों अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको समय समय पर मिलता रहे, इसलिए भी आपका सब्सक्राइब आपके लिए बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा देख पा रहे होंगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।